नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और राजनीति का सबसे बड़ा रण, जहां 9 साल बाद एक दावा गूंज रहा है, न दंगा न कर्फ्यू, यूपी में सब चंगा। तो क्या वाकई में यूपी में सब चंगा है, या फिर ये बोलकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो 2027 के लिए जमीन तैयार करे? क्योंकि विपक्ष अपने ही अलग सवाल उठा रहा है, अपना ही अलग राग अलाप रहा है। जनता योगी के 9 साल के कार्यकाल को कितने अंक दे रही है, इन तमाम बातों पर आज करेंगे हम विस्तार से चर्चा। होगी तीखी बहस, होगी सीधी बात, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। नवनिर्माण के 9 वर्ष आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विजनरी लीडरशिप में इन 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जो कुछ भी करने में सफल हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के द्वारा सेवा भाव के साथ किए गए कार्यों और जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए सहयोग का ही प्रतिफल है। सुरक्षा के मुद्दे पर आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास। कौन वे कारक थे जिन कारणों से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था? कौन वे कारक थे जिसके कारण अनलिमिटेड पोटेंशियल का यह प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था? दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि रखने वाला यह प्रदेश, यहां का अन्नदाता किसान उर्वरा भूमि सबसे अच्छी होने, सर्वाधिक जल संसाधन होने के बावजूद आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। सबसे अच्छा कारीगर होने के बावजूद क्या कारण था कि हमारा कारीगर उद्यमी बनने की बजाय श्रमिक बन करके उत्तर प्रदेश से प्लान करने के लिए मजबूर हो रहा था? तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुना कि नो दंगा सब चंगा, नो कर्फ्यू सब चंगा। लेकिन अब इस पर विपक्ष की क्या राय है योगी के 9 साल के कार्यकाल पर, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल नाकामी और असफलता के वर्ष हैं। इन 9 वर्षों में कोई विकास का बड़ा काम नहीं हुआ है। भाजपा सरकार के 9 वर्षों में नौजवानों को नौकरी मिलने का काम नहीं हुआ है। महंगाई पर कोई अंकुश लगाया नहीं गया है। इन 9 सालों में कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 9 सालों में फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष लोगों की हत्याएं करने का काम किया है। सवाल ये कि 9 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार केवल विफल सरकार है। माँ बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। क्या इसके लिए 9 साल का जश्न बनाए? सड़कें टूटी हुई हैं, जो एक्सप्रेसवे बनते हैं, जो सड़कें बनती हैं उनमें गड्ढे हो जाते हैं, क्या इनके लिए हम 9 साल का जश्न बनाएं?
सवाल ये उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पे फेल है और एक विफल सरकार वो 9 साल का जश्न मना रही है, जबकि उसको विफलताओं का जश्न मनाने का भी कोई अधिकार नहीं। तो योगी के 9 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में एक उत्तर प्रदेश में राजनीति का रुख देखने को मिल रहा है, जहां पक्ष एक तरफ है, विपक्ष दूसरी तरफ है। ऐसे में कई सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। सबसे पहले वो सुलगते सवाल आपके समक्ष रख दें। सबसे पहला, क्या यूपी में वाकई में सब चंगा है? इसका विश्लेषण करना, इसके बारे में बारीकी से सोचना बहुत जरूरी है। दूसरा अहम सवाल, शांति सिस्टम से आई है या फिर सख्ती के डर से? जो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई या एनकाउंटर का डर, क्या इसकी वजह से शांति आई या सिस्टम की एक सक्सेस रेट है? तीसरा, क्राइम कंट्रोल हुआ है या क्राइम की रिपोर्टिंग ही बदल गई है कि क्राइम होता है लेकिन उसकी रिपोर्टिंग सामने नहीं आती है? चौथा, नवरात्र रमजान 7 की जो बात हो रही है, असली सौहार्द है या फिर सिर्फ एक चुनावी नैरेटिव सेट करने की कोशिश, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है। और जब चुनाव की बात कर रहे हैं तो 2027 का चुनाव सब चंगा नैरेटिव टिकेगा या जमीनी मुद्दे पलट देंगे खेल? ये अहम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करेंगे। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। एक एक कर उन मेहमानों से परिचय भी हम आपका करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पल्लवी सिंह हैं, प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। डॉक्टर रत्ना पांडे हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। और आलोक पांडे जी हैं, डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं। चलिए, आज जब हम पक्ष की बात कर रहे हैं या विपक्ष की बात कर रहे हैं तो पूरी महिला ब्रिगेड आपस में भिड़ने वाली है अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी बात रखने के लिए। जाहिर सी बात है, तो आज की चर्चा बेहद दिलचस्प होने वाली है, जहां हम तीनों ही फायर पॉलिटिशियंस को देखेंगे। पल्लवी सिंह जी, चलिए शुरुआत आप ही के साथ करते हैं, क्योंकि योगी जी ये कह रहे हैं कि 9 साल में नो दंगा, नो कर्फ्यू, सब चंगा। क्या यूपी में वाकई में सब चंगा है? इसे सिस्टम का एक सक्सेस रेट कहें, सिस्टम की सफलता कहें या सख्ती का डर कहें, जहां पर एनकाउंटर्स है, बुलडोजर एक्शन है और इसकी वजह से, सख्ती की वजह से जो माहौल है वो वाकई में बदला है? देखिए, जैसे कि आप कह रही हैं, अभी यदि बात की जाए पूरे 9 वर्षों के कार्यकाल में, इसमें कानून व्यवस्था की बात करें तो राज्य, जैसे पहले जो हालत थी, जो स्थिति थी, कभी दंगों और अपराध के चर्चा में रहता था, बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था 2017 के से पहले। आज वही राज्य नो चंगा, बिल्कुल नो दंगा सब चंगा की पहचान बन चुका है। आप देख रहे हैं कि सौहार्द के साथ बीत रहा है, रमजान का पर्व भी चल रहा है और साथ में नवरात्रि की भी शुरुआत आज हो चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी नवरात्रि की। तो बिल्कुल स्मूथली चल रही है सारी चीजें। अपराधियों पे सख्त कार्रवाई हो रही है, माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसमें आम जनता में सुरक्षा की भावना है उसको मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यदि बात करें तो आप देखिए, कनेक्टिविटी जो बढ़ी है प्रदेश की पूरे देश के साथ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, इससे सिर्फ यात्रा आसान नहीं बन रही है, निवेश और उद्योग भी आकर्षित हो रहे हैं। इसी के साथ अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर लिए, जो एक वैश्विक लेवल पे एक नई पहचान दे रहा है। इसके बाद यदि आप बात कर लीजिए धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की और उसके विकास की भी, चाहे वो बनारस का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या राम मंदिर जैसे प्रोजेक्ट हो, तो इससे आस्था का केंद्र है, जिसकी वजह से आपने देखा पर्यटन भी बहुत बढ़ा है, धार्मिक, और इसकी वजह से रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हुए हैं। पहले अयोध्या में मैं पहले भी जाती थी, तो पहले का अयोध्या और अब के अयोध्या में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया है। पहले कहीं आते थे लोग, दर्शन करने आते थे, पर 5000 से ज़्यादा लोग दर्शन करने नहीं आते थे। आज का ये समय है कि लोग लाख लोग दर्शन करने आ रहे हैं, जिससे लोगों को भी लाभ हो रहा है। जो वहाँ की आम जनता है उसको भी, उसका पर्यटन बोलिए, रोजगार के लिए उसको नए अवसर प्रदान हो रहे हैं। और इसी के साथ आप यदि गरीबों की बात कर लें, ज़रूरतमंद वर्ग के लिए बात कर लें, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको लागू किया गया है। चाहे वह मुफ्त राशन हो, जिससे 6 करोड़ ज्यादा लोगों को हम लोगों ने गरीबी की रेखा से ऊपर निकाला है। आवास की बात कर ले या शौचालय का निर्माण, जो तमाम कार्य किए गए हैं पल्लवी जी, क्या आपको लगता है जो तमाम कार्य किए गए हैं जिससे यूपी को उत्तम प्रदेश कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जा रहा है, विकासशील प्रदेश कहा जा रहा है, जहां पर एनकाउंटर्स भी है, जहां पर बुलडोजर एक्शन भी है, जिसका जिक्र मैंने भी किया था आपसे पहले,
ये सारी चीजें मिलाकर क्या आपको लगता है ये वाकई में एक सस्टेनेबल मॉडल है जो आगे भी काम करेगा? जी बिल्कुल ही सस्टेनेबल मॉडल है। आपने देखा 2017 के बाद हम जो जनता है, जनता ने हम पे भरोसा किया और हमें दोबारा मौका दिया 2022 में। तो बिल्कुल जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जनता भी लेकिन चाहती विपक्ष है तो इस कि हमारी सस्टेनेबल सरकार मॉडल आए, के लिए क्योंकि ये कह रहा हम है, लेकिन विपक्ष तो सस्टेनेबल मॉडल के लिए ये कह रहा है कि डर का माहौल क्रिएट कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन को देखते हुए एनकाउंटर्स जिस तरीके से हो रहे हैं, इससे एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया गया है। तो क्या डर का माहौल क्रिएट कर जो यूपी का मॉडल है, योगी का मॉडल है, वो कहीं डर का मॉडल तो नहीं बन गया? मोनिका जी देखिए, बुलडोजर एक्शन की बात कर रही हैं आप, या जो कार्रवाई होती है वो माफिया पे होती है, अपराधियों पे होती है, आम लोगों पे नहीं होती कि किसी को भी उठा के उसको जो है एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, उसको पकड़ लिया जा रहा है, हाँ। उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। जो देखिए, डर उनके अंदर आना चाहिए जो अपराधी हैं, और यदि अपराधी इस समय उत्तर प्रदेश में डर रहा है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती ठीक है है। कि वो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, अब खुद जाके जेल में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि वो ये सारी चीजें कम हो रही हैं यदि प्रदेश में। और आपने भी देखा कि किस तरीके से थाने, अब FIR लिखाना बहुत ही आसान हो गया है। पहले के समय में लोग इधर से उधर भागते रहते थे, लेकिन FIR तक नहीं लिखी जाती थी। आज के समय में यदि बात करें 2017 के बाद ये सारी चीजें भी सुगम हुई ठीक हैं। है। तो इस वजह से कानून व्यवस्था में बहुत सुधार तो हुआ है। चीजें सुगम हुई हैं, बाकी कानून आप व्यवस्था चाहे में अर्थव्यवस्था सुधार की हुआ है, बात जिस करें। तरीके से पल्लवी सिंह यहाँ कह रही हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, चीजें सुगम हुई हैं, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, तो फिर विपक्ष को आखिर क्यों रास नहीं आ रहा है? मोनिका जी, आपको नमस्कार और जी, साथी नमस्कार। दोस्तों को भी नमस्कार। आज से जो है चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है। सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। मोनिका जी, अभी जो है भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि जो है कानून व्यवस्था सुधरी है, पर कहाँ पे सुधरी है? खुद के NCRB के जो रिपोर्ट आए हुए हैं उनमें ही देख लेते। महिला आयोग के पास में जो है रिपोर्ट जा रही वही देख लेते। आप और हम रोज जो है खबर देख रहे होते हैं कि बेटी को उठा ले गए, बेटी की लाश खेत में दफन मिली, बेटी की माँ की हत्या करके बेटी को उठा ले गए, पुलिस को लाइव लोकेशन दिया गया लेकिन जो है पुलिस नहीं पहुंच पाई। इस तरीके के ऐसे सिलसिलेवार जो है इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हाईकोर्ट जो है सरकार को तलब कर रहा होता है, हॉस्पिटल के मामले में स्वतः संज्ञान ले रहा होता है हाईकोर्ट की भाई क्या चल रहा है अस्पतालों में। तो ये तो जो है रियलिटी है। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कोई दंगा नहीं हुआ है। आप उठा करके देखेंगे 2017 से लेकर के सहारनपुर से लेते हुए हर जो है होता नहीं कि आप ऑन द रिकॉर्ड करने के लिए दंगा नहीं हुआ है, कर्फ्यू लगे हैं, इंटरनेट बंद हुआ है, विवाद चलते रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं दंगा नहीं हुआ है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए डेफिनेशन जो होता होगा वो डेफिनेशन होता होगा, पर सच्चाई ये है मोनिका जी, ना तो जो है ये कोई विकास का कार्य हुआ। विकास तो लखनऊ में 20 फीट गड्ढे में दिख रहा है, और कितनी तेजी से आपने देखा था, हम लोग ने बैठ करके डिस्कस भी किया था कि युवराज जैसे व्यक्ति जो गिर जाते हैं वहां पे, और वहां पे पुलिस पहुंच करके कोई निकाल नहीं पाता उनको, पानी में ठंडा है, डर लगता है, नहीं उतरते हैं। और इसके पहले भी जो है भी कह रहे हैं कि रमजान और जो है नवरात्रि साथ में मनाई जा रही है, होली और जो है ईद भी थी, और उसके पहले भी था। तो उस टाइम पे जो है आपको गुजिया खानी पड़ेगी, आपको रंग लगानी पड़ेगी, इस तरीके की बातें मोनिका जी हमने देखी हुई है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो चाहती है कि हमेशा वेज क्रिएट, लेकिन इसे तो मुख्यमंत्री आपसी सौहार्द कह रहे हैं कि आपको गुजिया खानी पड़ेगी, आपको रंग लगाने पड़ेंगे। इसे तो आपसी सौहार्द की मिसाल कहा जा रहा है, इसे तो आपसी सौहार्द कहा जा रहा है। मोनिका जी मैं कह रही हूँ कि मुझसे कोई कहे कि नहीं डॉक्टर पूजा मिश्रा आपको सेवैयां खानी ही पड़ेंगी, मैं उसको सौहार्द नहीं मानती। डॉक्टर पूजा मिश्रा को जो है ईद में जाना होगा तो वो जाएंगे, सम्मान करेंगे, और अगर नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे। होली में किसी को आने की इच्छा होगी तो आएंगे, नहीं आने की इच्छा होगी तो नहीं आएंगे। हाँ, अपमान नहीं करना है, हम सबके जो है धर्म का सम्मान करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। और अगर इतना ही सही था तो फिर हाईकोर्ट का ऑर्डर क्यों आया संभल के जो है सीओ से लेकर के 12 पुलिस कर्मियों के ऊपर में FIR दर्ज करने के लिए? वो तो हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है। अगर सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन दंगों के मामले में तो योगी सरकार ये कह देती है कि सपा कार्यकाल में सबसे ज्यादा दंगे हुए। आरोप दंगों को लेकर जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा घिरती है कि 2012 से 17 के बीच सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। मोनिका जी जो झूठ नहीं बोलती ना समाजवादी पार्टी सरकार,
अच्छा, भाजपा सरकार में कि नहीं जो है आपको जा करके आपका जाति पूछ लेंगे, आपका धर्म पूछ लेंगे, आपको मार डालेंगे, पर वो जो है कोई गलत काम नहीं है। भाजपा सरकार के अकॉर्डिंग वो जो है चलता है। अगर जो है आप देखेंगे इनके यहाँ पे दल बने हुए हैं, वो दल जा करके पुलिस के ऊपर में पथराव करेंगे, नहीं भैया हमको डीजे बजाना है, हम जूते चप्पल फेंकेंगे पुलिस के ऊपर में, कर्फ्यू लग जाए, वो जो है इनको नहीं लगता कि ठीक है भाई ये चीज सही है। इनको दंगे दिख रहे होते समाजवादी पार्टी में, जिस जो वो भी दंगे जो इनके विधायक, सिटिंग विधायक विक्रम सिंह सैनी हो, चाहे जो है संगीत सिंह सोम हो, जिनके ऊपर में अपराध सिद्ध हुआ है, सजा भी हुई है, ये इन्हीं के लोग थे, तब भी दंगे किया करते थे, आज भी जो है इन्हीं के लोग कर रहे हैं। हाँ, वो तो कह सकते हैं कि दंगे का प्रारूप जिसको डिफाइन किया गया हो सकता है उस डेफिनेशन से पीछे रख देते हो, जिसको ये एनसीआरबी के रिपोर्ट्स में नहीं दिखाना चाहते हो। बाकी उत्तर प्रदेश की सच्चाई सबको पता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है मोनिका जी, उत्तर प्रदेश की जनता झेल रही है, उनको पता है। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव जैसे जैसे आते जाएंगे ना, आप देखिएगा ना, बड़ी सौहार्द की भाषा बोलेंगे। इससे पहले जब चुनाव नहीं रहे थे तो आपने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सौहार्द की भाषा सुनी थी क्या? यानी कि ये नैरेटिव है जो सेट करने की कोशिश की जा रही है, शांति व्यवस्था के साथ बनाने का नहीं, बोला तोड़ दी जाएगी। कह रहे जो है नमाज पढ़ेगा उसको जो है सड़क पे तोड़ दिया जाएगा, जो अपने छत पे नमाज पढ़ेगा उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, इस तरीके की बातें किया करते थे। अभी कह रहे हैं नहीं, सब सौहार्द के तरीके से चल रहा है। देखिएगा और चुनाव पास आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कम से कम शब्द जो है और ऐसे निकल करके आएंगे, नहीं तो चुनाव नहीं होने की वजह से। आपके अनुसार एक नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ सेट करने की कोशिश कर रही है, पर क्या ये नैरेटिव काम कर पाएगा या नहीं, इसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे आगे चलकर। डॉक्टर रत्ना पांडे है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। रत्ना जी, योगी सरकार का जो मॉडल है, क्या आपको वाकई में योगी इज इक्वल टू उपयोगी लगते हैं उत्तर प्रदेश के? क्योंकि 9 साल से योगी डटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश को उन्होंने बदला है, कई माफियाओं का खात्मा हुआ है, एनकाउंटर हुए हैं, बुलडोजर एक्शन के जरिए अपराधियों पर जिस तरीके से लगाम लगाई गई है, जो पूरा एक मॉडल है, उस मॉडल के लिए कांग्रेस क्या कहती है? जी मोनिका जी, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को सादर नमस्कार और नवरात्र की शुभकामनाएं। जी 9 साल का रिपोर्ट माननीय योगी जी दे रहे हैं। उस रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि जिन अपराधियों की कह रहे हैं कि वो सब अपराधी और माफिया यहाँ से उत्तर प्रदेश से खत्म हो गए, सभी की पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है। पुलिस कस्टडी में हुई डेथ को अपराध कहा जाता है, सुनियोजित सरकारी अपराध हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने शपथ ही ली थी कि हम गर्मी उतार देंगे, और आज भी खेमनई जी की डेथ के बाद इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में खेमनई पैदा नहीं होगा। तो ये भाषा है, इनका दिल, दिमाग, नैरेटिव और विजन कभी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति ना तो ईमानदार रहा और ना ये ईमानदार कार्यवाही कर पाएंगे, क्योंकि मुरादाबाद में एक घर के भीतर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया। उसी व्यक्ति को आज हाई कोर्ट पुलिस सुरक्षा दे रहा है ताकि फिर से कोई बवाल ना कर दे, बेचारे को नमाज पढ़ने की कोर्ट के द्वारा दी जा रही है। ना दंगा ना चंगा, सब कुछ भयानक डर के साए में है। उत्तर प्रदेश को इन्होंने अपनी आपराधिक गतिविधियों और सोच के साथ एक ऐसा प्रदेश बना दिया। बात 9 साल की कर रहे हैं, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बीफ एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अस्पतालों की स्थिति यह है कि कुत्ते निरीक्षण करते पाए जाते हैं, चूहे मौज काटते पाए जाते हैं। योगी सरकार है, सब चंगा कहा जाएगा। इसे दंगा नहीं मानेंगे, इसे अव्यवस्था नहीं मानेंगे, क्योंकि सारा का सारा फोकस मुस्लिम वर्ग पर केंद्रित है। उनका उत्पीड़न करके, उन्हें दबा के, उन्हें घरों में बंद करके, यदि आप समझते हैं कि मैंने शांति कायम की है तो बहुत अफसोस है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। प्रदेश में शांति का पैमाना डर नहीं होता। किसी एक विशेष वर्ग को आप घरों में बंद कर दे, आपके न्याय की परिभाषा बुलडोजर से शुरू होती है जो संविधान के विरुद्ध है। आप समरसता शब्द ही नहीं जानते, आप समानता की बात कर ही नहीं सकते। आप तो कानून जलाने वाले, संविधान की प्रतियां जलाने वाले शाखा के मेंबर हैं। तो आप किसी भी प्रकार की शांति और चंगाई तो शब्द ही छोड़ दीजिए। हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी में अव्वल हैं। नारेबाजी बहुत अच्छी आती है। प्रदेश की व्यवस्था तो यह है, बताइए क्यों आंकड़े नहीं देते कि महिला अपराध नंबर 1 पे क्यों है? क्यों गड्ढे में एक
व्यक्ति गिर जाता है और 2.5 घंटे तक आपकी पुलिस प्रशासन खड़ा तमाशा देखता है। और वो एक घटना नहीं, उसके 15 दिन बाद फिर गाजियाबाद में वही होता है। ये एनसीआर के बहुत अच्छे शहर है नोएडा और गाजियाबाद, विकसित। बात किस जगह की कर रहे हैं? अगर आप कमरा बंद करके अपने आप को बहुत सुरक्षित समझते हैं तो पुनः ये एक गलत दिशा की तरफ समाज को ले जाने वाली राजनीति माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो कर रहे विशेष हैं। वर्ग पर देश अत्याचार हर होता है, जो प्रकार से 80 बनाम 20 का नारा एक बार मुख्यमंत्री के मुख से हमने सुना था, उसी के ऊपर मुख्यमंत्री चल रहे हैं, जो कुल 9 मिलाकर साल में आपकी बात को सर्वाधिक कंक्लूड स्कूल करके मैं उत्तर कह प्रदेश सकती में हूँ। बंद किए गए हैं। सर्वाधिक स्कूल बंद करने वाला प्रदेश है। पिछले वर्ष का अपना इन्होंने जो दिया था बजट, ये पूरा यूज नहीं कर पाए। ठीक है। शिक्षा और हेल्थ में प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से काफी कम एलोकेट किया गया बजट, क्योंकि उसकी तो जरूरत ही नहीं है। कुत्ते हैं जो निरीक्षण कर लेंगे अस्पतालों का, चूहे हैं जो रात दिन मरीजों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कृपया हमें मनुष्य रहने दें और मानवीय संसाधनों से युक्त मेरे प्रदेश को रहने दें। आप गर्व करते होंगे, पता नहीं, आप गोरखपुर के हैं, मैं भी गोरखपुर से हूँ। बहुत अच्छी खेती और बहुत अच्छा हमारा एक उत्पादन क्षेत्र में थे, लेकिन आपने 9 सालों में प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ लगातार नीचे गिराया है। धर्म और जाति की लड़ाई शुरू कर दी है। जितने दंगे, जितने भयानक दंगे धर्म और जाति की आपके लड़ाई कार्यकाल शुरू हो में चुकी हुए। है, जो आप कह रहे आपका हैं। सीईओ खुलेआम ये कहता है कि जिसे होली खेलनी होगी तो जिसे नमाज पढ़नी हो, पढ़े या मत पढ़े, होली खेली जाएगी। किस तरीके का ये समरसता है, किस तरीके का सामंजस्य और सद्भाव है? आपकी डेफिनेशन पूरी तरीके से त्रुटिपूर्ण है। अगर आप डराने, धमकाने, बुलडोजर को न्याय समझते हैं तो पुनः निवेदन है माननीय योगी उत्तर आदित्यनाथ प्रदेश जी, में अपनी डर का परिभाषाओं साम्राज्य को कायम किया व्यवस्थित हुआ करें। है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने, जो कि कांग्रेस अपना पक्ष रखते हुए, अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं। डॉक्टर आलोक पांडे का हम रुख करेंगे। आलोक पांडे जी, 9 साल के कार्यकाल को योगी सरकार के कितने नंबर आप देंगे? इसके साथ ही जेन्युइनली अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट आया है, या फिर सिर्फ एक परसेप्शन है जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आंकड़े तो जो किसी ने बहुत सटीक किए नहीं। पहले तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 2017 में 16-17 में प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की थी 53,000 रुपए, लगभग 53,000। और 2025-26 तक आते आते इस समय 1,08,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए। यानी स्वतंत्रता के बाद से सारी सरकारों ने मिलकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितना पहुंचाया? 53,000 रुपए प्रति व्यक्ति। 2017 से 24-25 तक आते आते वो 1,08,000 रुपए हो गया। वो बदहाली से जरूर हुआ होगा, वो तंगहाली से हुआ होगा, उसमें तो उद्योग लगे ही नहीं होंगे। ऐसे ही पर कैपिटल इनकम बढ़ गई। ये बात कोई लॉजिकल लगती है? कांग्रेस 40-50 साल देश में शासन करती है, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करती है, समाजवादी पार्टी भी शासन करती है, समाजवादी पार्टी भी शासन करती है, बीएसपी भी शासन करती है। सबने मिलकर 53,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय पहुंचा है 2017 तक, और 24 तक आते 1,08,000 हो गया। तो कैसे हो गया? ये तर्क जरूर जब सबका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समय और लॉजिकल बनता है, यूं ही कुछ भी कह देने से नहीं बनता। उत्तर प्रदेश के समय में अगर गांव की स्थिति में देखें, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कुछ 4-5 जिलों को छोड़ दे तो बहुत इलेक्ट्रिसिटी आती थी। मिनिमम लाइट उत्तर प्रदेश में मिनिमम। मैं अपने गांव को उदाहरण देता हूं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बल्ब का एक तार जलता था मेरे घर में और 3 घंटे 4 घंटे से लाइट नहीं आती थी। योगी शासनकाल में, मेरी बात को आप क्रॉस चेक करा सकते हैं, मैं झूठ कभी बोलता नहीं। योगी शासनकाल में इस समय 16 से 18-19 घंटे कानपुर नगर कुर्दी गांव 30 किलोमीटर दूर है रामा देवी चौराहे से। कोई भी चाहे क्रॉस चेक कर ले, पता लगा ले। तो ये रोड है मेरे समय में रामा देवी से मेरे गांव तक जाने में 1.5-2 घंटे लगते। तब और बसपा के साथ, भाजपा के शासनकाल तक आते आते हम 35 मिनट में अपनी गाड़ी से अपने गांव पहुंच जाते हैं। तो रोड भी पहले से बेहतर है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन या कम से कम डिलीवरी पहले से बेहतर है। अब हम रात में 2 बजे भी अपने गांव जा सकते हैं, लुटने का डर नहीं है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, सपा के शासनकाल में पुलिस कार्रवाई लगाती थी।
कई ऐसे जगह थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जहां पुलिस रोक लेती थी, एक साथ जब 25-30 कारें हो जाती थी तब निकलना पड़ता था। अब कोई ऐसी जगह है उत्तर प्रदेश में जहां कार्रवाई लगनी पड़ती है, पुलिस के अकेले मत जाना, और जो लोग अकेले चले गए वो जिंदा नहीं बचे। एटलीस्ट रखने दीजिए पहले। हाँ जी, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है मोनिका जी, बात लॉजिकल होनी चाहिए। अगर कोई कहे कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा हो गया, मैं मानता हूँ नहीं हुआ। अभी भी चुटपुट घटनाएं हुई है, 22-24 करोड़ लोग रहते हैं, ऐसे बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं जो नहीं लगने चाहिए। सरकार बहुत जगहों पर असफल हुई है, लेकिन जब हम तुलना करते हैं पिछले शासनकाल से, जैसे मुजफ्फरनगर दंगा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश सपा की सरकार थी, वहां हिंदू मुस्लिम दोनों मरे, लेकिन मुआवजा कांग्रेस सरकार ने केवल मुसलमानों को दिया, सपा सरकार ने केवल मुसलमानों को दिया। सोनिया गांधी मिलने भी गई तो केवल मुसलमानों से मिलने गई। ये है हिंदुओं के साथ आपने तो कोनो भगदड़ का किसी को नहीं दिया। कह रही है कि मुसलमानों की भगदड़ का मुआवजा आज तक किसी को नहीं दिया। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, गलत डेटा देके आलोक पांडे जी बहकाइए मत, गलत डेटा मत दीजिए, गलत डेटा मत दीजिए। आप तो मानेंगे, लेकिन आप बिल्कुल गलत डेटा बता रहे हैं। पर कैपिटा इनकम का गलत डेटा मत दीजिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। रत्ना पांडे जी पहले बोलने तो दीजिए, गलत डेटा देंगे, सुन के मुझे क्या फायदा होगा? उसके बाद बेटर न्यायालय में गया, सब चीज हुआ जो भी हुआ, लेकिन मुआवजा सिर्फ मुसलमानों को दिया गया। मुआवजा सिर्फ मुसलमानों को मिला था, बड़ी आलोचना हुई। कांग्रेस सरकार एक ऐसा नियम बना लेके आने वाली थी कि अगर कोई दंगा हो तो मेजोरिटी ही दोषी होगा। ये तो कहो कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो और देश भर में आंदोलन हुआ तो वो बिल नहीं लाई, नहीं तो पूरे की पूरे भारत की इस देश की मेजोरिटी को हर दंगे पे ये सिद्ध करना पड़ता कि मेजोरिटी अपराधी है। ये है कांग्रेस सरकार की नीति। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुजफ्फरनगर दंगे का आरोपी मुलायम सिंह ने हेलीकॉप्टर से अपने आप बुलाया, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी। इसलिए मैडम आप ये बात न करें, अगर इस देश में हिंदुओं के लिए कोई बात करता है, आलोक पांडे जी के लिए बात रत्ना पांडे जी मैं कह सकती हूँ, वो एक ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं। वो अक्सर जब भी डिबेट्स में जुड़ते हैं तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि बीजेपी से सवाल करते हैं तो ये उन पर आरोप लगाना सरासर गलत होगा। वो अक्सर घेरते हैं, तो जहां वो आंकड़े रख रहे हैं या बात रख रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें पहले रखने दीजिए, फिर आप अपनी बारी में उनको क्रॉस कर सकती हैं। गलत डेटा सुनने के लिए तो हम नहीं आए मैडम। गलत डेटा क्यों सुनेंगे? वो भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ी लिखी। कौन सा डाटा गलत आपको लग रहा है रत्ना पांडे जी? कौन सा डाटा आपको गलत लग रहा है? ठीक है, एक सेकंड रत्ना पांडे जी, कौन सा डाटा आप गलत कह रही हैं? कौन सा डाटा गलत है? बताइए, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? नेशनल गैप ट्रिपल है भाई साहब। जल्दी आलोक पांडे जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद एक छोटे से ब्रेक का वक्त होने वाला है। टोटल जितनी इनकम है उसका साल की इनकम तो पॉपुलेशन का डिवीजन करेंगे ताकि आपका इनकम आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया प्रतिव्यक्ति आय क्या होती है। इसी प्रतिव्यक्ति आय से समृद्धि नापी जाती है। आप इसी प्रतिव्यक्ति आय की बता दी थी और मैं भी प्रतिव्यक्ति आय की बता रहा हूँ। दुनिया में ये सर्वश्रेष्ठ पैरामीटर होता है प्रतिव्यक्ति आय नापने का। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम ही डिसाइड करती है मैडम कि राज्य को मान लो परचेजिंग पावर पैरिटी और प्रतिव्यक्ति आय दोनों में देश आगे बढ़ा है। परचेजिंग पावर पैरिटी में भी आगे बढ़ा है और प्रतिव्यक्ति आय में भी देश आगे बढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में भी आगे बढ़ा है। हाईवे निर्माण में भी आगे बढ़ा है। नागरिकों की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई उद्योग नहीं लगा है, कोई सर्विस सेक्टर में बढ़ावा नहीं हुआ। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। सभी खास मेहमान इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे। हालांकि बहस थोड़ी गर्म होती जा रही है जब आंकड़ों की बात आ रही है। ऐसे में किसके आंकड़े सही हैं, किसके गलत है, इस पर भी हम आगे पक्ष सभी का जानेंगे। और एनसीआरबी के आंकड़े जो कहते हैं और बीजेपी जो अपनी तरफ से कह रही है, उसके बीच में किस तरीके का बैलेंस है वो भी जानने समझने की कोशिश होगी, उस पर भी होगी बात। आप देखते रहिए सीधी बात। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस नारे की जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने 9 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर दिया है।
नो दंगा, नो कर्फ्यू, सब चंगा। क्या वाकई में यूपी में सब चंगा है या फिर सिर्फ एक नैरेटिव है जो सेट करने की कोशिश की जा रही है, जो 2027 के चुनावों के लिए जमीन तैयार करेगा? क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर बात की है, बल्कि विकास को लेकर भी बात की है, सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर भी बात की है। इसके साथ ही यूपी किस तरीके से बदल रहा है, क्या बदलाव यूपी में वक्त के साथ आए हैं, उसका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया है। ऐसे में यूपी में 9 साल के जो ये कार्यकाल है, 1 साल अब बस बाकी रह गया है। उसके बाद 2027 में चुनाव है और 27 में क्या योगी हैट्रिक लगा पाने में कामयाब हो पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जो नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं या जो ज़मीन तैयार कर रहे हैं वो वाकई में काम करेगी, उस पर फल आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर जो असल मुद्दे हैं वो निकल कर सामने आ जाएंगे। इन तमाम बातों पर आज करें हम विस्तार से बात। पल्लवी सिंह हैं बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से, रत्ना पांडे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं, आलोक पांडित जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लवी सिंह जी, आप ये कहते हैं कि सब कुछ चंगा है, सब बढ़िया है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। महिला अपराध की बात कर लीजिए, यूपी आगे है। अगर आप इसके बाद बात कर लीजिए कंसोलिडेशन डेथ्स की, तो कस्टोडियल डेथ्स की, तो उसमें भी यूपी आगे है। तमाम अपराधों में यूपी आगे है। तो ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि यूपी में सब चंगा है? कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ नैरेटिव सेट किया जा रहा है चुनावों को देखते हुए? मोनिका जी, उत्तर प्रदेश सरकार का 2017 के बाद जीरो टॉलरेंस नीति पे और मिशन शक्ति जैसे अभियान के कारण आप देखेंगे अपराधों में कमी आई। और 2023 का जो आप एनसीआरबी डेटा की बात कर रही हैं, इसमें अगर आप राष्ट्रीय औसत निकालेंगे 25% से भी कम है। पहले पंजीकृत जो मामले होते थे उनकी संख्या होती ही नहीं थी, मामलों को दबा दिया जाता था, एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी। अच्छा। ठीक है, एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से अभी महिलाओं के खिलाफ अपराध जो आप कह रहे हैं शीर्ष राज्यों में बना हुआ है, लेकिन उसको जो है 24 से 48 घंटे उसको यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि एनसीआरबी का ही रिपोर्ट है कि यहाँ पे जो अपराध हो रहे हैं उन पे किस तरीके से एक्शन हो रहा है, उसमें भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पे बना हुआ है। पहले देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और अब उसकी जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम सही हो गई है, थाने में आसानी से मामला दर्ज होता है, इस कारण ये चीजें हुई हैं। पहले इन सब चीजों में नहीं होता था, महिलाओं के खिलाफ अपराध होते थे लेकिन उसको दबा दिया जाता था, उनको जो है थाने तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। और अभी बात कर रही थी रत्ना जी, स्कूलों की बात कर रही थी, शायद भूल गई है कि तेलंगाना इस समय टॉप पे है, 1500 स्कूल बंद हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में 1200 स्कूल बंद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए, यहाँ पे मर्जर हुए हैं। मर्जर किस वजह से हुए हैं? जो स्कूल है जिसमें बच्चों की संख्या 30 से कम थी, उनमें उनको जो है पास के स्कूलों से मिला के मर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की बात करें, वहां इनके पास बजट ही नहीं है। कर्नाटक में यदि बात की जाए तो नगर निगम सड़क नहीं साफ कर रहा है क्योंकि सड़क साफ करने के पैसे नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। सेम स्थिति जहां पे इनके राज्य हैं, कर्नाटक उठा के देख लीजिए, तेलंगाना उठा के देख लीजिए। और पूरी तरीके से अभी आपने यहाँ पे भी देखा, तुष्टीकरण और धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी कितनी बढ़िया तरीके से करती है कि 2025 में इन्होंने तेलंगाना की बात करें तो शिक्षा का बजट 2% घटा के उसको अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पे 8000 करोड़ लुटा दिए। तब उस समय इनको नहीं याद आया कि स्कूल बंद हो रहे हैं, हमें इसको स्कूल पे यूज करना है। और इसके बाद विशेष वर्ग के लिए एक अलग से इन्होंने छात्रवृत्ति बनाई और विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप अलग से दिया, बाकी छात्रों के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए बात करती है, किसी स्पेसिफिक अलग से किसी वर्ग के लिए बात नहीं करती। तो फिर ये क्यों आरोप लगते हैं? आप कह रहे हैं कि हम किसी स्पेसिफिक वर्ग के लिए बात नहीं करते हैं, हालांकि पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। करते हैं, आप बताइए मोनिका जी, कौन सी हमारी ऐसी योजना है? हमारी कोई ऐसी योजना नहीं आती। फिर विशेष वर्ग हमेशा खुद को दबा हुआ क्यों महसूस करता है? क्यों बीजेपी के सरकार के ऊपर हमेशा आरोप लगते हैं कि विशेष वर्ग को दबाया जा रहा है? पार्टी ऐसा नैरेटिव सेट करती है, ये लोग ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं। आप जाके देखिए, चाहे राशन की दुकान पे देख लीजिए, चाहे कोई योजना हो। आपने अभी देखा घरौनी, अभी घर की चाबियां दी गई, क्या उसमें हर वर्ग के लोग नहीं थे?
सारी चीजें तो लाइव चल रही थी, आप उनका डेटा भी निकाल के देख सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास जो भूमि थी, जो अवैध कब्जे जो करे गए थे, उनसे जब जिससे जमीनों को छुड़ाया गया, माफिया पोषित राज्य के समय में काफी सारी यहाँ पे अवैध कब्जे हो रखे थे, उसको छुड़ा के उन जमीन पे घर बना के गरीबों को आवास दिया गया। पहले ले क्या आऊं उसमें किसी आपके स्पेसिफिक वर्ग के थे? क्या उसमें सिर्फ हिंदुओं को बांटा गया? पांडे जी आप हर दर्ज करा जाति, रही हर हैं। धर्म, हर मत, हर मजहब के पल्लवी जी लोग। कोडीन सिरप वाले को पकड़ना है कि बाबा की काट कपड़े होने लगी? कोडीन सिरप वाला कहाँ गायब हो गया? भाई बहुत गजब देखिए, शासन चला रहे सबके हो। ऊपर, यहाँ पे सबके ऊपर नहीं नहीं नहीं, बच्चों की रत्ना जी, जरूरी रत्ना है। जी, अरे रत्ना छोड़िए जी, तमाशा करना। रत्ना जी, यहाँ पे किसी छोड़िए को छोड़ा तमाशा नहीं जाता करना। है, चाहे जो पैसा भी गया कहीं से अकाउंट आता में हो। ना। आप सेटलमेंट हो गया। देखिए कि आपने किस तरीके सेटलमेंट से हो न्याय गया, किया। पैसा आ आपके गया। समय में तो योगी आदित्यनाथ जी की बैठा के जय आप जयकार हो लोग तो रही है। टेररिस्ट को सिरप संभालते वाला कहाँ हैं, है? टेररिस्ट कोडीन को सिरप, सजा मिल जाए कोडीन तो सोनिया सिरप, जी रो पड़ती कोडीन है, सिरप, आप उनको जेल में कोडीन बिठा के सिरप बिरयानी खिलाते कहाँ हैं, है? तो आप तो कब बिल्कुल पकड़ेंगे? डरने वाले नहीं ये है। बताइए। आप तो देश के उसके विरोधियों साथ के क्या साथ तालमेल हो हैं। गया? आप AI कौन समिट सा होती चंदा है लिया है? इंटरनेशनल लेवल की, चंदे वहाँ की पे राशि आपके बताइए। युवा आप मोर्चा लोग टॉपिक पैसा लेकर चले सेटलमेंट जाते करते हैं। हैं। ये है बीजेपी कांग्रेस में चंदा पार्टी, ले लिया, इसीलिए कोडीन सिमट सिरप के गायब रह हो गई गया। है 3 जगह कहाँ है पे, वो और जो अपराधी? स्थिति आपने सब बना के पकड़ेंगे रखी है, उसको। अब आप बिल्कुल वहाँ भी गलत रहने वाले मुद्दा है। नहीं ठीक है, ठीक है। मेरे पूजा मुझे मिश्रा जी का भी और सवाल ले कोई लेते जान हैं से जो ये आपत्ति है, दर्ज करा रही नहीं है। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। आपको जनता कोडीन दरबार कफ में सिरप का आने वाली मामला नहीं यहाँ पर है। रत्ना पांडे उठा रही हैं। पल्लवी सिंह जी, कोडीन सिरप के जो अपराधी पार्टी बाबा क्यों 272 नहीं आने नाम पे एक देते? शोक मनाती थी, बाबा को क्या दिक्कत है? 99 सीटें आपकी आई, उसके बाद भी आपने सबक नहीं लिया है कि एक सेकंड रुक जाइए। पूजा मिश्रा जी को भी सवाल लाने में मौका प्लीज दिया है, प्लीज समय के वो साथ ले मौका भी लीजिए। गंवा रहे हैं। कुछ काम नहीं वहाँ पे भी आप करते। ढंग से रत्ना काम नहीं पांडे कर जी पा उनकी रहे भी हैं। आपत्ति सुन लेते हैं। ये ठीक है, हो ठीक गया है। एक मिनट कि वहाँ पे रुकिए। तेलंगाना में जीरो एनरोलमेंट तक नहीं हो रहे बच्चों के। ऐसे स्कूल है वहाँ पे जिनको बंद करना पड़ा क्योंकि बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे। ये स्तर बना के रखा है आपने अपने प्रदेश में जहाँ आप काम कर रहे हैं, और आप सवाल उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश पे जो इस समय वैसे से समय ज़ाया होगा। रत्ना पांडे जी रुक जाइए एक मिनट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज रुक जाइए। रत्ना पांडे जी मैं रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज रुक जाइए। पल्लवी सिंह जी आपको सवालों के जवाब देने होंगे और आपको सबके सवालों के जवाब देने होंगे क्योंकि जब 9 साल के कार्यकाल की बात हो रही है। हाँ ठीक है, एक सेकंड। रत्ना पांडे जी का कोडीन कफ सिरप का जो सवाल है उसका जवाब भी हम आपसे लेंगे। इसके साथ ही पूजा मिश्रा भी सवाल कर रही हैं, लेकिन पूजा मिश्रा से मेरा भी सवाल है, आप अपना भी सवाल कर सकती हैं पूजा जी, लेकिन उसका भी जवाब साथ में जरूर दीजिएगा। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी, अब एफआईआर दर्ज होती हैं, ट्रांसपेरेंसी है, इसकी वजह से आंकड़े ज्यादा है। जो एनसीआरबी के आंकड़ों को आगे लेकर आ रहा है विपक्ष, उसका जवाब बीजेपी दे रही है कि पहले आपके कार्यकाल में एफआईआर दर्ज ही नहीं होती थी, अब वो एफआईआर दर्ज कराते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्यवाही करते हैं, इसीलिए आंकड़े सामने हैं। मोनिका जी जो है एफआईआर इतनी तेजी के साथ में दर्ज हो रही है कि प्रतिभा प्रदर्शन कर रही होती है इनकी महिला बाल राज्य कल्याण मंत्री हैं। इतनी तेजी के साथ में दर्ज हो रही है कि इनके विधायक अपनी पत्नी को लेकर के सड़क पे बैठ करके प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि नहीं उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। इनके महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थाने से वो लाइव आए, उसने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था कि उनका कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। मोनिका जी आप कल्पना करिए जब ऐसे लोगों के एफआईआर दर्ज नहीं किए जा रहे। अरे यहाँ पे जो है अनुप्रिया पटेल जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कार्यकर्ता को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है और 15 साल की बेटी को धमकाया जाता है, उठा लिया जाएगा और उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ रहता है। वो जो है हॉस्पिटल में जाके फटकार लगा रही थी, भाई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया आपने अभी तक। और इतने हालात का कंडीशन खराब हो रखे हैं मोनिका जी, इतने कंडीशन खराब होने के बाद भी जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो ये सरकार कह रही है कि नहीं एफआईआर दर्ज हो रहा है, आप जाइए करा करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे पिंक बूथ बना हुआ है और कहाँ पे एफआईआर दर्ज की जा रही है, कहाँ किनको किस थाने पे जो है टहलाया जा रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। उसके बाद में भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा मोनिका जी कि जो है जो सरकार थी हमारी पूर्वज की, जो हमारी पार्टी सरकार थी, तो वो स्कॉलरशिप लेकर के आई थी जो अल्पसंख्यकों के लिए था, तो क्या अभी बंद हो गई है? अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप नहीं है क्या? केंद्र सरकार राज्य सरकार करके मिला करके अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप पहले भी थी, आज भी और रहेगी। और जो बाकी जो जनरल है ओबीसी है सबके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है। हाँ ये अलग बात है मोनिका जी कि जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो
तो हमें जो है जनरल थी, मैं ग्रेजुएशन करती थी तो हमारा 6,000 आता था, ओबीसी का 8,000 आता था और एससी का 10,000 स्कॉलरशिप आता था ये, और एमएससी में करते थे तो 20,000 आती थी हमारी सरकार के समय में, वो सबको बराबर आती थी जब हम लोग एमएससी किया करते थे। पर जब ये सरकार आई ना तो इसने जो है, इनकी सरकार रहते रहते मेरी एमएससी होते तो इनकी सरकार आ गई थी, तो सरकार जब इनकी आई तो उन्होंने पहले उसको 10 कर दिया, 10 से फिर पेंडिंग कर दिया, फिर पेंडिंग करने के बाद में आप बस लिख जाइए कि आपने अकाउंट नंबर भर दिया है, डाटा डाल दिया है, उसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप आनी बंद हो गई। वो ऐसे पेंडिंग पड़ते चले जा रहे हैं, कभी मन करता है तो भेज देते हैं, मन नहीं करता तो नहीं भेजते हैं। ये तो जो है सरकार का रवैया हो रखा है स्कॉलरशिप को लेकर के। फिर इन्होंने स्कूल बंद किए, मर्ज किए, जिनमें 30 थे, नहीं जिनमें 50 थे। 30 आपके मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि एवरेज प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 30 है। ये डाटा रहा है कि एवरेज छात्रों की संख्या 30 और आपने 50 रख दिया कि हम मर्ज करेंगे, और स्कूलों के अपोजिट, कॉलेज के अपोजिट आपने कंपोजिट के नाम के आपने शराबों की दुकान खोल रखी हुई है। मैं फिर कहूंगी मोनिका जी, हाथ कंगन को आरती क्या, अब इनके अगर एनसीआरपी के आंकड़े बढ़कर बता रहे हैं तो कह रहे नहीं एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी। मतलब क्राइम जो बढ़ा हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है इनको, उस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है, नहीं तब एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, अब एफआईआर दर्ज हो रही है। फिर इन्होंने कहा कि कन्विक्शन नहीं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन कन्विक्शन एंड चार्जशीट। चार्जशीट तो पुलिस के ऊपर प्रेशर डालिए कि चार्जशीट आप लगाइए, वो मरेंगे पड़ेंगे 1 महीने और चार्जशीट लगा करके रख देंगे। आप बोलो 99% और 100% चार्जशीट लगा देंगे। चार्जशीट लगाना डिफरेंट होता है, कन्विक्शन नहीं होता है। उसमें लगा दी उन्होंने रिपोर्ट की, हाँ मोनिका जी ने एफआईआर दर्ज कराई, फलानी के ऊपर एफआईआर दर्ज की, ये चीजें निकल करके लग गई, चार्जशीट चली गई। पर उसका आशा ये नहीं कि मोनिका जी के साथ में या जो है किसी व्यक्ति के साथ में या डॉक्टर पूजा मिश्रा के साथ में न्याय हो गया, न्याय नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान समय में स्थिति है ये है कि किसान की आय दोगुनी, अभी आलोक जी बता रहे थे कि जो है इनकम दोगुनी हो गई हुई है, पर किसान की आय तो दोगुनी हुई नहीं, किसकी इनकम दोगुनी हो गई हुई है। हम कह रहे हैं जो है आलोक जी के पास में 100 करोड़ आ गए और डॉक्टर पूजा मिश्रा के पास में 10 रुपए भी नहीं आए, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके आप कहते हैं डॉक्टर पूजा मिश्रा के कैपिटल इनकम देखिए, तो अब यहाँ डॉक्टर पूजा मिश्रा के हाथ में 10 रुपए भी नहीं है। तो इस तरीके से तो आप जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं। हमारी जो है आपको पता इकोनॉमिक्स बताती है कि आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ के शेप हो रही है, और के शेप में जो है जो अमीर होता चला जा रहा है, गरीब होता चला जा रहा है। आप कह रहे हैं जीडीपी बढ़ती जा रही, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का सत्यानाश हो रखा है। कैसे जो है जीडीपी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी आपकी नहीं सुधर रही है। तो ये जो फैक्चुअल सच्चाई है ये जनता देख रही है, फेस कर रही है, और इसका जवाब जनता इनको देगी। आप अपने भाषण में जो चाहे वो कह दीजिए, आपको चाहे जितना मैनिपुलेट करना है, जितना फैब्रिकेशन है, डाटा को फैब्रिकेट कर लीजिए, पर स्टूडेंट को पता है कि 2022 में पीजीटी टीजीटी का फॉर्म भरा, आज तक एग्जाम नहीं दे पाया है, उसको पता है। उस युवा से पूछिए 2018 डाटा कुछ और है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं डाटा कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। जो आप बात कर रही हैं, रत्ना पांडे जी भी वही सवाल उठा रही हैं। रत्ना पांडे जी, मैं गलत नहीं हूं तो आपके भी वही सारे सवाल है कि डाटा कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, धरातल पर कुछ और हकीकत है उत्तर प्रदेश की। लेकिन अगर धरातल पर हकीकत कुछ और है तो फिर कांग्रेस वक्त के साथ उभर क्यों नहीं पा रही है ऊपर, और बीजेपी क्यों वक्त के साथ मजबूत ही होती जा रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बीजेपी मजबूत हो रही है। इनके दल तो इन्हें छोड़ के भाग रहे हैं। रोजाना ये अपने एक साथी को मना के लाते, कभी ब्राह्मणों को, कभी भूमियारों को, कभी सबको। इनके यहाँ तो गजब की खलल पड़ी हुई है। ये हिंदू राष्ट्र है, और अहिल्याबाई जी का मंदिर किस तरीके से तोड़ा फोड़ा और उस पर पैर रख के खड़े हुए वो दुनिया ने देखा है। मणिकर्णिका का जो सत्यानाश इस योगी सरकार ने किया वो किसी ने सपने में नहीं सोचा था। अब बात करते हो, आलोक जी ने एक बात कही थी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हमारी एमएसएमई उत्तर प्रदेश में 23-24 के बीच लगभग 4,000 एमएसएमई बंद हुए, जिससे लगभग 58,000 रोजगार प्रभावित हुए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, बंद हुए वो एक अलग विषय है, लेकिन जिनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई, योगी जी ने क्या किया आज तक? आप बात कर रहे हैं आपके इन्वेस्टर समिट में लगभग 30 लाख प्रपोजल्स आए थे, केवल एमओयू साइन हुआ। यूपी की अनस्टेबल गवर्नेंस पॉलिसी को देखते हुए 90% लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई। एमओयू होना और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होना बहुत दूर की बात है। खाली लोगों को बरगलाने के लिए बहुत अच्छी बात है, हम ले आए व्यापार, है कहाँ? मेरे प्रदेश के बच्चे जा रहे हैं यहाँ से दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने। उत्तर प्रदेश और बिहार का मैक्सिमम बच्चा बाहर जाता है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट
इम्पैक्ट जनरेट किया है, तो मेरे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं? जवाब कौन देगा? खाली तमाशा करने से प्रदेश चल जाएगा क्या? अपने तरह अंधभक्त तुम सबको पूरी दुनिया को समझ रखा है। ठीक है, हम जवाब मांग रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, जो आप कह रही हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, संविधान और अधिकार वो कहाँ हैं जनता के, और बीजेपी अपने MSME बंद हुए हैं, कोडीन सिरप के अपराधी को आज तक पकड़ नहीं पाए। ठीक है, तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी की जो कमजोरी है वो आप यहाँ दर्शा रही हैं। उस पे कोडीन वाले पे बुलडोजर में तेल नहीं मिल रहा, कोडीन वाले के पास हैसियत नहीं पड़ रही जाने की। ठीक है, कोडीन का सिरप के जो मुख्य आरोपी है जो बनारस में छुपकर बैठे हैं, और उसके घर पर अभी तक बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये एक अहम सवाल है, इसका जवाब भी लिया जाएगा। आलोक पांडे जी के पास भी जरा रुक करूंगी। आलोक पांडे जी, आंकड़े सामने आ रहे हैं लेकिन सभी के पक्ष इस पर अलग अलग है, डाटा की बात अलग हो रही है, नैरेटिव की बात अलग हो रही है, तो कहीं ये तो नहीं कि डाटा वर्सेस नैरेटिव की जो लड़ाई है इसके बीच में सच कहीं खोता जा रहा है? देखिए, डाटा अपनी बात कहता है और डाटा के अपने यूज और उपयोग दुरुपयोग है। बीजेपी दूसरी तरह से उपयोग करेगी या बीजेपी दुरुपयोग कर सकती है, सपा उपयोग कर सकती है, कोई भी कर सकता है। डेटा का उपयोग तलवार की तरह होता है, डाटा आप जैसा चाहे उपयोग करें। जैसे पर कैपिटा इनकम है, मतलब आंध्र प्रदेश की विकास की बात हम करेंगे, मान लीजिए, तो हम क्या कहेंगे कि सामाजिक न्याय बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, या हम पर कैपिटा इनकम और पीपीपी ही वहां भी बात करें, तमिलनाडु में भी यही बात करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। आर्थिक पैरामीटर जो है वही नापेंगे। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब डिबेट होती थी वो भी पर कैपिटा इनकम ही बताते थे। सामाजिक न्याय की बात करके विकास की बात नहीं कर सकते। इनकम बताने के लिए या तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर बताएंगे या पर कैपिटा इनकम के आधार पर बताएंगे। दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश 2015, 16, 17 तक फ्रेजाइल इकोनॉमी में आता था, 7वें नंबर 8वें नंबर का योगदान था पूरी देश की जीडीपी। इस समय उत्तर प्रदेश का योगदान तीसरे नंबर पर है पूरी जीडीपी पे। अगर कोई उद्योग लगा ही नहीं है तो इकोनॉमिक गतिविधियों में उत्तर प्रदेश का योगदान भारत के टॉप 5 राज्यों में वो कैसे आ गया? अब ये भी तो जनता सोचेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने एक परिकल्पना कर ली, एक कल्पना कर ली साहब कि बस हाँ उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आ गया, और जब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में था तो 8वें नंबर पे था, तो 8वें से तीसरे पे आया। कांग्रेस केंद्र में थी तो 11वें नंबर पे थी। देश की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी कांग्रेस के शासनकाल में। मनमोहन सिंह बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन 11वें नंबर पे लाए 70 सालों में या 60 सालों में, जिसमें कांग्रेस का लंबा समय का शासन था। और भारतीय जनता पार्टी 11वें नंबर से अगर चौथे नंबर पर लाती है, उसमें कोविड भी महामारी भी शामिल है, जब भारत की ग्रोथ -27 गई। ठीक है, 2 धंधे बंद हो गए थे, ऐसी आपदा थी, तो -27% से लेके और फिर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने में क्या केवल आंकड़े के आधार पर भूमिका नहीं बनाया जा सकता? या जमीन में सामने जो सच्चाई है वो जनता देख रही है। और देखिए, असल बात, कोई कितनी भी आपत्तियां दर्ज करा ले, मैं चारों से बात जरूर कहूंगी, जनता असली जज है। और 2027 में यूपी में चुनाव है, जनता सबको अपनी अपनी जगह दिखा देगी और सबको नंबर दे देगी कि कौन जनता किसको कितने नंबर पर आंक रही है, कितना पसंद कर रही है। रत्ना पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? 40 सेकेंड्स कार्यक्रम हम वाइंड अप करेंगे, विराम देंगे कार्यक्रम को, जल्दी से 40 सेकेंड्स। मैं ये कहना चाहती हूँ, आलोक भाई ने अभी बताया परचेजिंग पावर पैरिटी, बहुत बड़ा भारी भरकम शब्द ले आए। इकोनॉमिक्स पता नहीं कितनी जानते हैं। वैसे 2 देशों के बीच क्वालिटी ऑफ लाइफ जब कंपेयर करनी होती है तब परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। आप राज्यों के बीच कर लीजिए, इनकम ज्यादा है लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग उत्तर प्रदेश की बहुत कम है, इसलिए आपको पीपीपी बहुत बेटर दिखाई दे रही है। उसी कॉस्ट पर, उसी इनकम पर अगर मुंबई में किसी व्यक्ति का देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, इसलिए पीपीपी आपको कम दिखाई देगा। तो ये पीपीपी इंटर स्टेट कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं होती। कृपया देश को बरगलाना बंद कीजिए। मुझे बेहद आपत्ति है कि बीजेपी का पूरा एक समूह बन गया देश को बरगलाता घूमता है। ये तो कुछ ये सच जानते नहीं, इन्हें पता नहीं यूनिवर्सिटी के पीपीपी नहीं होता है साहब, इंटर स्टेट कंपैरिजन पीपीपी नहीं होता। राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बना दिया होता ही नहीं, आप गलत बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस तरीके से जनता को गुमराह करना भाई साहब मत बता रहे हैं। और आप लोग अपने पेशे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। पता अरे नहीं कुछ रखिए अपने लिए, आप केवल जो है
कीजिए। कोई भी अर्थव्यवस्था किसी उसके के पीछे कोई नहीं चलती। हो ठीक है। रहा है आपका। जब बीपी उत्तर नहीं प्रदेश होता की है, बात करें तो उत्तर प्रदेश से तुलना होती ही करोगी नहीं। ना, महाराष्ट्र थोड़ा तुलना करेंगे इंटरकंट्री हम। होती है। क्वालिटी ऑफ भाई लाइफ, अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग उत्तर प्रदेश टॉप 5 राज्यों में है कि तो क्या नहीं बहुत है अच्छा देश की स्टेट है? जीडीपी की योगदान गरीबी में? क्यों है? आप बताइए गरीबी उत्तर क्यों है? प्रदेश टॉप 5 में है या नहीं है जीडीपी योगदान उत्तर में? प्रदेश की गरीबी रैंकिंग जीडीपी बताइए। योगदान में उत्तर प्रदेश टॉप 5 में है या नहीं, पहले बता दीजिए आप। उत्तर प्रदेश का। भाई बात ठीक वहाँ है, पे ठीक है, है। इस बहस को यहाँ पर विराम देते हैं, इस बहस को यहाँ पर विराम देते हैं। आंकड़े जो हैं, जिस आंकड़ों पर बहस हो रही है, क्या वो आंकड़े असल में सच है या नहीं, ये जनता जनार्दन तय करेगी। और ज्यादा समय नहीं रह गया है, मुश्किल से 1 साल का समय रह गया, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 4 से 5 महीनों में हम यूपी में वो हलचल देखेंगे जो चुनावों से पहले की हलचल होती है, जहां जनता अपना मूड बनाना शुरू कर देती है। तो सब चंगा है या नहीं, ये अगले साल इसका जवाब जनता बखूबी दे देगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यूपी में वाकई में सब चंगा है या नहीं, इसका जवाब मिलेगा 2027 के विधानसभा चुनावों में, जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले 5 सालों में कौन राज करेगा। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।